राज्यसभा में विपक्ष की ओर से सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर सदस्यों के साइन भी करवा लिए हैं और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को प्रस्ताव सौंप दिया गया है। खास बात यह है कि धनखड़ के खिलाफ 60 सदस्यों ने साइन कर भी दिए हैं। इस प्रस्ताव में सोनिया गांधी या किसी भी दल के फ्लोर लीडर ने साइन नहीं किए। हालांकि पहले भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव लाए गए, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हो पाया। मगर अब सवाल यह है कि 60 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद क्या धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराना आसान है या मुश्किल? जब हम बात करते हैं राज्यसभा में किसी भी पार्टी की स्थिति की, तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने 12 सदस्यों को अपने साथ जोड़कर सदन में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। उच्च सदन में भाजपा लंबे समय से बड़ी पार्टी रही है और अपने सहयोगियों के साथ 12 सदस्यों को जोड़ने के बाद अब उसकी संख्या 96 हो गई है। वहीं 6 मनोनीत और 2 निर्दलीयों के साथ अब एनडीए के पास अब 119 सदस्यों का समर्थन हो गया है। राज्यसभा में कुल 237 सदस्य हैं। 8 खाली सीटों में से 4 जम्मू कश्मीर से हैं, 4 मनोनीत सदस्य हैं। राज्यसभा में एनडीए की ये संख्या अप्रैल 2026 तक बनी रहेगी। दूसरी ओर सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो वह विपक्ष के नेता का दर्जा होने के कगार पर आ गई थी। वर्तमान में उसके कुल 26 सदस्य हैं। फुल स्ट्रेंथ हाउस में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 25 सांसद होने चाहिए। वहीं अब राज्यसभा में किसी प्रकार के कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। अब चुनावों का दौर अगले साल नवंबर में होगा, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 11 सदस्य रिटायर होंगे। उनमें से भी 10 भाजपा के तो वहीं 1 समाजवादी पार्टी का होगा। दोनों राज्यों की विधानसभाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। बात करें सदन में विधेयक पास होने की, तो बीते 10 सालों में उच्च सदन में कोई भी बिल अटका नहीं। हमेशा सत्ताधारी और विपक्षी दलों से अलग खड़े रहे वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल अक्सर सरकारी बिलों के समर्थन में सामने आए हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों दल विपक्षी दलों के करीब आ गए हैं। वहीं सदन में निर्विरोध चुने गए सदस्यों में राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन शामिल है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। विपक्ष की ओर से भले ही उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन उनको हटाना इतना आसान नहीं है। सभापति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उनको देश के राष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। संविधान के आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट से लेकर उनको पद से हटाने की प्रक्रिया और उसके नियम काफी लंबे चौड़े बताए गए हैं। आर्टिकल 67B क्या है? इन नियमों के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा की ओर से सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पेश करने के बारे में 14 दिन पहले नोटिस भी देना होता है। नोटिस में ये भी बताना होता है कि ऐसा प्रस्ताव लाने का इरादा है। क्या कहता है ये नियम? पहला, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, इसे लोकसभा में नहीं पेश करते हैं। आर्टिकल 67 कहता है कि 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत के जरिए पारित करना होगा और लोकसभा में इसके लिए साधारण बहुमत से सहमति जरूरी है। नियम से भी कहते हैं कि जब प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। महायुति सरकार को सत्ता में आए 5 दिन बीत गए। हालांकि अब तक विभागों के बंटवारे की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे को राज्य में मंत्री के रूप में लाने के लिए कदम उठाए हैं, जबकि विभाग साझा करने पर चर्चा चल रही है। वहीं उनकी जगह नवनीत राणा को संसद भेजा जा सकता है। दरअसल 2019 में नवनीत राणा ने लोकसभा चुनाव जीता था। वह अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गई। जिले के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद वह पार्टी में शामिल हुई। इसके बाद वह चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े ने उन्हें हरा दिया। नवनीत राणा की भूमिका बीजेपी के लिए पूरक की रही है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप करने के मुद्दे को लोकप्रिय बनाया था। वे लगातार ठाकरे पर निशाना साधते रहती हैं। लोकसभा में हार के बाद वे संसद जाने को बेताब हैं। उनकी ये मांग जल्द ही पूरी हो सकती है। अमरावती से बीजेपी नेता अनिल बोंडे फडणवीस कैबिनेट में कृषि मंत्री रह चुके हैं। नवनीत राणा की तरह वे भी आक्रामक नेता हैं। अब बीजेपी इन दोनों आक्रामक नेताओं की अदला बदली की तैयारी कर रही है। बोंडे को दिल्ली से राज्य वापस लाया जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें फडणवीस कैबिनेट में जगह दी जाएगी, तो वहीं नवनीत राणा बोंडे की जगह भरेंगी। बीजेपी के सूत्र ने इसकी जानकारी दी है, इसकी सूचना दी है। अमरावती में पहली बार बीजेपी के 5 विधायक चुने गए हैं। इस जीत में बोंडे की बड़ी हिस्सेदारी है और इसीलिए बीजेपी नेतृत्व का इरादा बोंडे को राज्य में वापस लाकर मंत्री बनाने का है। बोंडे के रूप में अमरावती को
कैबिनेट में जगह मिलेगी। बोंडे 5 जुलाई 2022 को राज्यसभा गए। इनका कार्यकाल 2028 तक है और इसीलिए उनकी जगह सांसद बनने वाली नवनीत राणा को 3.5 साल का कार्यकाल मिलेगा। फिलहाल महायुति की संख्या बल को देखते हुए राणा उपचुनाव में आसानी से जीत हासिल करेंगी। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपने बयान की वजह से विवादों में है। उन्होंने हिंदुत्व को बीमारी बता दिया। इस बयान के बाद वो निशाने पर आ गई और इस बीच पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी इल्तिजा को निशाने पर लिया और पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी। नवनीत राणा ने कहा, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बहुत अंतर है। अब हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुओं को महबूबा मुफ्ती की बेटी सिखाएंगी कि हिंदुइज्म क्या है। मैं देश के सभी हिंदुओं की तरफ से केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि जिनका जन्म हिंदुस्तान की मिट्टी पर हुआ, अगर उन्हें वीर सावरकर के नाम हिंदू और हिंदुइज्म के नाम से तकलीफ है, जिनको जय श्री राम के नारे से तकलीफ है, इन लोगों का पार्सल पाकिस्तान में रवाना किया जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगेंगे और हिंदू उत्सव भी मनाएंगे। जिनको हिंदुस्तान से नफरत है, पाकिस्तान जा सकते हैं। बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने रविवार को कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिससे हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है और अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को पीट कर मार डालने और उनके उत्पीड़न को बढ़ावा मिल रहा है। उनके इस बयान के बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती से माफी की मांग की है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के कठमुल्ला शब्द के इस्तेमाल पर भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद बौखला गए हैं। चंद्रशेखर ने जस्टिस शेखर यादव की शिकायत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करते हुए कहा कि निष्पक्षता पर सवाल है। विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की ओर से रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने अपनी संबोधन के दौरान कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जस्टिस के संबोधन का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रयागराज यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान न्यायिक गरिमा, संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन है। कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है बल्कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वे अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट करे, न कि वैमनस्य को बढ़ावा दे। ऐसे बयान न्यायपालिका की साख को कमजोर करते हैं और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायाधीश का धर्म केवल न्याय होना चाहिए, न कि किसी समुदाय के प्रति पूर्वग्रह। चंद्रशेखर ने अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी पोस्ट टैग करते हुए लिखा कि महामहिम महोदय जी संज्ञान ले। जस्टिस शेखर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि हिंदुस्तान देश के बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। ये कानून है। मैं यह बात हाईकोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा। आप अपने परिवार या समाज को ही लीजिए कि जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है उसे ही स्वीकार किया जाता है, लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वे देश के लिए घातक हैं। देश के लिए घातक है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस यादव वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं। 16 अप्रैल 1964 को उनका जन्म हुआ। यादव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानूनी शिक्षा प्राप्त की। 1988 में कानून की डिग्री के साथ स्नातक किया। 1990 में उन्होंने एक वकील के रूप में नामांकन कराया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य रूप से सिविल और संवैधानिक कानून पर केंद्रित कानूनी करियर की शुरुआत की। जज शेखर यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता और स्थायी वकील के रूप में काम किया और बाद में अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने भारत संघ और रेलवे के लिए वरिष्ठ पैनल वकील के रूप में भी काम किया। वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के स्थायी वकील के रूप में प्रतिनिधित्व किया। 12 दिसंबर 2019 को जस्टिस यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 26 मार्च 2021 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 15 अप्रैल 2026 है। कोर्ट के बाहर की टिप्पणियों के अलावा जस्टिस यादव ने अपने कुछ निर्णयों में वैचारिक रंग भरा। अक्टूबर 2021 में यादव ने केंद्र सरकार से भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामायण, महाभारत, भगवद गीता और अन्य को सम्मान देने के लिए कानून लाने की अपील भी की और उस मामले में जमानत देते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि यह उन लोगों के पक्ष में था जो राम में विश्वास करते हैं।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला। बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी बंगले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उनके आलीशान जीवन शैली को दिखाया गया है। कभी खुद को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल पर बीजेपी ने उन्हें 7 स्टार शीश महल में रहने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा था कि वे सरकारी गाड़ी, बंगला और अन्य सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन अब उन्होंने करोड़ों रुपए की शान शौकत पर खर्च कर डाले। वीडियो में जिम, स्नो रूम, जैकुजी और अन्य महंगे इंटीरियर दिखाए गए हैं। बीजेपी के ट्वीट में दावा किया गया है कि बंगले की मरम्मत और सुविधाओं पर 3.75 करोड़ खर्च किए गए। इनमें 1.9 करोड़ मार्बल और ग्रेनाइट पर, 1.5 करोड़ इंस्टॉलेशन व सिविल वर्क पर और 35 लाख जिम व स्पा फिटिंग्स पर खर्च हुए। बीजेपी ने सवाल उठाया कि आम आदमी कहने वाले केजरीवाल के इस महल का क्या औचित्य है। पार्टी ने जनता से इस मुद्दे पर सवाल करने की अपील की है। हालांकि इस पर केजरीवाल या उनकी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केजरीवाल को बुरा फंसता देख बचाव में मनीष सिसोदिया ने गजब की बौखलाहट दिखाई दी है। सिसोदिया ने बंगले पर कुछ करोड़ खर्च की बात स्वीकार करते हुए कहा कि भाजपा को केजरीवाल के बंगले की चिंता हो रही है, लेकिन देश के लोग पूछ रहे हैं कि स्कूलों का पैसा कहां गया। भाजपा वाले हजारों करोड़ रुपए खा गए। भाजपा की ओर से वीडियो जारी किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने न्यूज चैनल आज तक से भी बातचीत में खर्च की बात को स्वीकार करते हुए केजरीवाल का बचाव किया और भगवा दल पर जोरदार पलटवार किया। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के पास अपना दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। उनसे स्कूल, बिजली, दवाइयों पर गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में सवाल किया जाता है तो केजरीवाल का बंगला दिखाने लगते हैं। सिसोदिया ने कहा वो एक घर लेकर घूम रहे हैं। पूरा देश के लोग भाजपा वालों से पूछ रहे हैं कि स्कूल कहाँ है। कुछ करोड़ में केजरीवाल जी ने घर बनवा लिया तो तुम्हें इसकी चिंता हो रही है। देश के स्कूलों का हजारों करोड़ रुपए भाजपा वाले खा गए, कहाँ है वे पैसा। आज लोग पूछ रहे हैं कि गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इनके इतने राज्यों में सरकार है, सारे स्कूलों का पैसा खा गए, सारे मिड डे मील का पैसा खा गए, डेस्क, किताबों का पैसा खा गए, बच्चों का भविष्य खा गए ये लोग। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि लोग इनसे बच्चों का भविष्य पूछ रहे हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर कोई जवाब तो है नहीं। जवाब है केवल लो जी केजरीवाल का बंगला। लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों के स्कूल क्यों नहीं बनवाए, बोले केजरीवाल का बंगला। भाजपा की सांसद कमलजीत शेरावत ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कोविड के दौरान 42 करोड़ रुपए इस बंगले पर खर्च किए। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। जिस समय कोविड चल रहा था वे शीश महल बना रहे थे। 42 करोड़ रुपए जिस घर के इंटीरियर में लगे हों उसके लिए दिल्ली की जनता का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा वहां लगाया गया है। आज तब जनता उस घर को देखेगी तो केजरीवाल की असलियत जानेगी। आम आदमी पार्टी का यह बयान कि भाजपा चुनाव की वजह से दिखा रही है, आपकी तो आंखों में शर्म नहीं है जो आप इस बात को कह रहे हैं। इस घर को बनाने से पहले आपकी आत्मा मर गई होगी। मेरा इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहती हूँ कि आप अंबानी के घर से उसकी तुलना करो। ऐसा किसी राजनेता का घर नहीं हो सकता। यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा है।